नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर योग की क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी पाचन तंत्र या पाचन संस्थान पर योग की कौन सी क्रियाएं इफेक्टिव है या उपयोगी है। आज इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, पाचन तंत्र जो है या पाचन संस्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। शरीर की वृद्धि, विकास, ग्रोथ सब इसी की वजह से ही हो पाता है। आपने कोई भी आहार, चाहे वो सॉलिड हो यानी ठोस हो या लिक्विड फॉर्म में हो, उसका सबसे पहले रस बनता है, फिर रस से फिर रक्त बनता है। रक्त मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या वीर्य। अंतिम धातु हमारी वीर्य या शुक्र होता है। यानी ये पूरा जो प्रोसेस है ये पाचन तंत्र का ही भाग है। आप के भोजन का सबसे पहले रस बनना शुरू होता है, उसके बाद स्टेप टू स्टेप शरीर के सारे अंग प्रत्यंग तक वो चीजें पहुंचती हैं और पूरे शरीर की ग्रोथ होती है, पूरे शरीर का विकास होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्थान है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, पाचन तंत्र है, क्योंकि भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और फिर हमारा पूरी पाचन जो प्रक्रिया है, मल निष्कासन जो होता है गुदाद्वार से, वहां तक होती है। तो हमारी ये पूरी जो एक नली होती है जिसे पाचक नली या पोषण नाल भी कहते हैं, पाचक नली या पोषण नाल कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं उसको, और एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। पाचक नली कहें उसको या पोषण नाल कहें, क्योंकि पोषण उसी से होता है, नाल का मतलब नली ही होता है। उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह देते हैं क्योंकि एक रास्ता है पूरा, और उसे एलिमेंट्री कैनाल भी कह देते हैं। वो मतलब मुख से लेकर और गुदा द्वार तक होती है, लगभग 9 मीटर लंबी वो होती है और 30 फुट के आसपास लंबी उसे आप समझ सकते हैं। 9 मीटर यानी लगभग 30 फुट के आसपास। तो देखिए, इसमें कई अंग मिलकर काम करते हैं पूरे पाचन संस्थान में। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ओरल कैविटी की, हमारा मुख जो है वो, क्योंकि कोई भी आप ग्रास लेते हैं, खाना खाते हैं, तो शुरुआत आपके मुंह से होती है, तो आपकी इसे ओरल कैविटी कहा जाता है। पूरा जो मुख गुहा होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर एक फेरिंग्स होता है। मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियो में भी बता चुका हूं आपको कि फेरिंग्स जो होता है वो कीप के आकार का अंग होता है। कीप एक देखा होगा आपने, कैसा प्लास्टिक का वो होता है कि उसके अंदर आप तेल डालते हैं या पानी डालते हैं, है ना। कई बार देखा होगा घरों में होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से उसकी एक संक्रीसी नली होती है, ताकि कुछ बड़ी चीज मतलब उसमें डालें तो नीचे से पूरा वो सही ढंग से जाए, बिखरे ना। तो वो फेरिंग्स होता है ना। उसके आगे श्वास नली होती है, ठीक है, श्वास नली होती है, और पीछे की साइड में भोजन नली होती है। तो उस भोजन नली को ईसोफोगस कहा जाता है, ईसोफोगस, ठीक है। तो फेरिंग्स के बाद ईसोफोगस, फिर आपका स्टमक होता है, यानी आपका आमाशय होता है जहां आप खाते हैं, और वो खाने के बाद फेरिंग्स के द्वारा ईसोफोगस में आता है, और उस समय हमारा एक उपजीवा होती है, छोटी सी जीवा होती है, एक ढक्कन होता है जो श्वास नली को ढक लेता है। इसलिए अक्सर कहा भी जाता है ना कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर हम खाना खाते समय बोलेंगे तो हमें कई बार पता नहीं होता, मैसेज हमारा बोलने का जाता है, और उस वजह से वो जो छोटी उपजीवा होती है वो श्वास नली से हट जाती है, और भोजन के कण या पानी, कुछ ऐसी चीजें उसमें चली जाती है, जिसके बाद हमें तुरंत खांसी आना शुरू हो जाती है। और वो खांसी इसलिए आती है ताकि वो श्वास नली में भीतर ना जाए, क्योंकि श्वास नली में अगर भीतर चला गया तो कोई आपको घाव हो सकता है या कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, और
रियली में कई बार ऐसे कण ज़्यादा चले जाते हैं या पानी चला जाता है तो मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि खाना खाते समय आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो ये उसके पीछे साइंस है। तो स्टमक में आपका भोजन आ जाता है आमाशय, जिसे आप नॉर्मली जनरल भाषा में पेट कहा जाता है। तो उसमें खाना ठहरता है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है और खाने वो छोटा ही होता है, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं, दूध, पानी, चाय जो भी हम लेते हैं वो फैलता जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो जरूरी है। कई बार आप अतिरिक्त भी खा लेते हैं तो उसका फैलाव जरूरी है, और जब खाली होता है तो सिकुड़ जाता है। इसके बाद आपकी इंटेस्टाइन होती है, आपकी आंतें होती हैं। आंतें दो होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। आप एक छोटी आंत एक बड़ी आंत है, लेकिन नॉर्मली हम कह रहे हैं उन्हें छोटी बड़ी आंत, लेकिन अगर माप के अनुसार देखेंगे, लंबाई के अनुसार देखेंगे, तो जो छोटी आंत है वो वास्तव में काफी बड़ी है, और जो बड़ी आंत है वो छोटी है। तो बड़ी आंत है वो घेरे रहती है ऐसे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगल होता है, एक आयताकार होता है, इस तरह से घेरे रहती है। और जैसे छोटी आंत होती है वो ऐसे लपेटे लगाए पड़ी रहती है, ऐसे सांप की तरह से ना लपेटे लगाए पड़ी रहती है। तो एक्चुअली वो काफी बड़ी होती है। तो ये इसके बाद फिर हमारा रेक्टम होता है, यानी मलाशय होता है, जहां पर मल ठहरता है। यानी जो यूजेबल जो फूड होता है, अच्छा जो भोजन होता है, उसमें से जो रस होता है वो चूस लिया जाता है, और अतिरिक्त जो होता है वो हमारे रेक्टम में संचित हो जाता है, यानी मलाशय में संचित हो जाता है। आपका मल जो होता है, आपकी जो लैट्रिन जो होती है वो मलाशय में संचित होती है, ठहरती है। फिर हमारी एनाल कैनाल होती है, मलाशय से लेकर, और एनाल कैनाल होती है, गुदा नली होती है, और उसके बाद फिर हमारा अनल या अनस होता है ना, गुदा होता है। यानी गुदा आपका सबसे लास्ट में, गुदा से ऊपर क्या आपकी एनाल कैनाल, और उससे ऊपर क्या है आपका रेक्टम है यानी मलाशय है, और उससे ऊपर आपकी आंतें हैं दोनों, फिर उससे ऊपर आपका स्टमक है, इससे ऊपर फिर आपकी ईसोफोगस है जिसे भोजन नली भी कहते हैं, फिर आपका फेरिंक्स है जो दोनों में कॉमन होता है, श्वास श्वसन क्रिया में भी और भोजन क्रिया में भी, और आपका माउथ है। तो ये मेन ऑर्गन्स हैं आपके, जो मतलब पूरी पाचन क्रिया को संचालित करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं बॉडी में जो जिनकी उपयोगिता है, यानी जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, सहायक अंग हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो उसमें कई तरह के एंजाइम्स की जरूरत होती है, कई तरह के जूस की जरूरत होती है, वो हमें जो ये सहायक ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा मिलता है। अगर हमें वो जूस नहीं मिलता है या हमें वो एंजाइम्स नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पाचन विकार हो जाते हैं, पाचन संबंधित विकृतियां आ जाती हैं, अपच की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो वो सहायक अंग कौन से हैं? वो सहायक अंग देखिए, आपके दांत हैं, टीथ है ना। आपके दांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कभी कोई दांत में कोई परेशानी हो जाती है, कोई दांत दर्द होता है, या आपका नया दांत आना शुरू होता है ना, दांतों में कोई कैविटी हो जाती है, दांतों में ठंडा गर्म लगने लग जाता है, या कोई भी दांतों की समस्या होती है, तो आप भोजन चबा नहीं सकते। तो भोजन को चबाने का, पीसने का जो कार्य करते हैं वो दांत ही करते हैं। और दांतों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना, इंसीजियर है, कैनियन है, प्रीमोलर है, मोलर है ना। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, है ना। साइड का दांत जो होता है छीलने का, आपने देखा है गन्ना जब आप छीनते हैं तो कोई भी गन्ना ऐसे नहीं छीनता है, गन्ना साइड से छीला जाता है ना। कुछ चीज चबाई जाती है, तो क्या रोटी आप आगे के दांतों से चबाते हैं? कोई चीज चबाने की होती है आप पीछे के दांतों से चबाते हैं। पहले प्रीमोलर चबाते हैं, फिर उसका अच्छे से मोलर दांत है जो सबसे लास्ट की, जिसे जाड़ कहते हैं, वो चबाती है। तो मेरे कहने का मतलब दांतों की भी बड़ी भूमिका है। आपके भोजन को बिल्कुल चूरमा जैसा बना देते हैं, लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। उस समय मुंह के अंदर आपका भोजन घूमता रहता है, और
उसमें मुंह के अंदर घूमने से कुछ लार भी उसके अंदर मिल जाती है और वो लेई बनकर पूरा भोजन फिर नीचे चला जाता है। तो देखिए, दांतों की बड़ी भूमिका है और दांतों का विस्तार से वर्णन हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसके बाद मैं बात करूं आपकी ओष्ठ, आपके लिप्स। तो कोई भी चीज देते हैं तो ओष्ठ सहारा करते हैं। खाने के बिस्कुट हैं, आप छोटे बच्चे को देते हैं, या कोई भी चीज आप प्रारंभ में मुंह के अंदर लेते हैं, तो उसके साथ साथ आपके लिप्स भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके दो लिप्स होते हैं, दो ओष्ठ होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा आपकी जीवा होती है। आपको मीठे, खट्टे का, कड़वा है, अम्लीय है ना, कैसा आहार आप ग्रहण कर रहे हैं उसका जो स्वाद है वो जीवा के द्वारा ही पता चलता है ना। कहते हैं ना, मजा लेती है जीभ और सजा लेता है शरीर। कई बार जीभ के मजे के चक्कर में हम बहुत आहार ग्रहण कर लेते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। तो ये कहते हैं ना, बिना हाड़ की जीभ है, इधर देख के मार लो, इधर देख के मार लो। यानी कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। जब ये खाना खाती है तो कर्मेंद्री है, जब बोलती है तो ये ज्ञानेंद्री है। सॉरी, जब आप खाना खाते हैं तो ये ज्ञानेंद्री है और जब आप बोलते हैं तो ये कर्मेंद्री है। तो जीवा में अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि आपका कैसा आहार है। और आजकल हम सब चीजें टेस्ट के आधार पर ही चखते हैं या खाते हैं। और खासकर जो बच्चे हैं वो तो बहुत है, उनको नमकीन, खट्टा, मीठा बड़ा पसंद होता है। तो जीवा की भी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे हमारे चिक्स जो होते हैं, गाल होते हैं, इनकी बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा है ना, जब भोजन चबाते हैं तो कई बार ज्यादा कुछ ले लेते हैं तो गाल फूल जाते हैं, तो गाल भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। और हमारी जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवा ग्लैंड्स जो है, वो भी इन्हीं के द्वारा ही आती है। क्योंकि गाल में से देखा होगा ना, कई बार ऐसा खाने का अच्छा रखा है तो आपको रस आने लग जाता है ना। तो रस कहाँ से आता है? आपके गाल के जो भीतर का इधर का हिस्सा, इसमें से आता है। तो बड़ा अच्छा लगता है और उससे भोजन चिकना होता है, गीला होता है ना, लेई जैसा बनता है, लिक्विड जैसा बन जाता है। तो वो लार ग्रंथियों की भी यानी सलाइवा की भी बड़ी भूमिका होती है ना। पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें एक मैडिबुलर ग्लैंड होती है ना। तो टाइलिन लार होती है, म्यूसिन होती है, तो इनकी बड़ी भूमिका होती है। इसी प्रकार आपका पैनक्रियाज है जो मिक्स ग्लैंड है, और पैनक्रियाज भी एंजाइम्स रिलीज करता है और हार्मोन रिलीज करता है। तो एंजाइम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इसका वर्णन पैनक्रियाज का हम एक अलग वीडियो में कर चुके हैं। लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है, और बॉडी में लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और लीवर भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। लीवर भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। इसके अलावा कई बार आपका भोजन अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं है ना, कई बार जी मिचलाने लग जाता है तो आप वोमिटिंग कर देते हैं, तो उसमें लीवर की बड़ी भूमिका होती है ना। लीवर की एक प्रकृति होती है, वो समझता है कि इसके अनुकूल क्या चीजें हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं शराब नहीं पीते हैं, लेकिन वो कभी शराब पिला दी जाए तो वोमिटिंग आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, है ना। तो लीवर की बड़ी भूमिका होती है। और लीवर बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कटने पर या चक्कू लग जाए तो दोबारा से ग्रोथ कर सकता है, दोबारा से अपनी रिकवरी खुद कर लेता है। और जिगर को भी लीवर कहा जाता है ना, लीवर होता है वो जिगर भी कहते हैं ना। एक फिल्म का सॉन्ग भी है ना, दिल जिगर दोनों घायल हुए। तभी मुझे समझ में आया कि दिल अलग होता है और जिगर अलग होता है, और हम समझते थे कि दिल और जिगर एक ही है ना। माँ भी कहती है मेरे कलेजा का टुकड़ा है, मेरे कालजे का टुकड़ा है बच्चा। तो कालजा क्या है? वो आपके लीवर ही है ना। तो लीवर मैंने बताया ना, उसके टुकड़े कर देंगे तो भी वो रिकवरी कर लेता है। तो दिल और जिगर दोनों घायल हुए, तब समझ में आया कि दिल अलग चीज है और जिगर अलग चीज है। ठीक है, तो आज क्लियर हो गया कि जिगर दिल को कहते हैं। इसके अलावा एक आपका गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है। लीवर आपके पित्त का निर्माण करता है और पित्त संचित कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, और वो पित्त क्या करता है? भोजन के पाचन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पित्त की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, ब्लड के साथ मिल जाता है, तो आपकी आंखों में, शरीर में पीलापन आ जाता है और सम मात्रा में मिलता रहता है, तो भोजन का पाचन ठीक से हो जाता है। जो भी आप गरिष्ठ भोजन करते हैं या वसायुक्त भोजन करते हैं, फैटी भोजन करते हैं, ऑयली फूड करते हैं, आजकल सब ऑयली फूड खाने लग गए ना। ऑयली फूड है ना, गरिष्ठ भोजन है,
फास्ट फूड कहें उसको, तो उसमें आपका गॉल ब्लैडर बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, तो गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, और गॉल ब्लैडर निकालने की वजह से उनको फिर अपच की समस्याएं हो जाती हैं, पाचन संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनके भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता। डॉक्टर भी अक्सर उनको बोल देता है कि आप ऐसा गरिष्ठ या तला भुना हुआ, है ना, ऐसा भोजन ग्रहण ना करें, हल्का सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें। ये हमने जाने डाइजेस्ट सिस्टम के मेन ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और साथ में उसके जो एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं, जो सहयोगी अंग जो हैं, उनके बारे में जाना। तो ये सारे अंग मिलकर ही इस पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं, ठीक रखते हैं, पूरी प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अगर इनमें एक भी ऑर्गन में कई विकार होता है तो आपकी पाचन शक्ति ठीक से कार्य नहीं कर पाती है, आपके भोजन का ठीक से पाचन नहीं हो पाता है। अब हम जान लेते हैं जो डाइजेस्ट सिस्टम है, यानी जो पाचन संस्थान है या पाचन जो तंत्र है, उसके लिए कौन सी योगिक क्रियाएं उपयोगी हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम योगासन की बात करते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है, आपका पेट ठीक से साफ होता है, आपका भोजन ठीक से पचता है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाती है ना। कई बार बुजुर्ग हो जाते हैं तो देखा होगा ना कि छोटी छोटी चीजें भी नहीं पचती हैं, हल्की हल्की चीजें भी नहीं पचती हैं, तो उनका शरीर जल्दी से ठीक भी नहीं होता है ना। तो पाचन शक्ति अगर आपकी ठीक है तो डेफिनेटली आपका शरीर जल्दी रिकवरी करता है, जल्दी ठीक होता है। तो कुछ योगिक क्रियाएं हैं जो आपके पाचन संस्थान को मजबूत बनाती हैं और आपके पाचन संबंधित जो विकार है, जो रोग है, जो डिजीज है, उनको ठीक करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों योगासन के बारे में या आसनों के बारे में, यानी कौन से आसन है, यानी योग के कौन से आसन है जो आपकी पाचन क्रिया को फिट रखते हैं। तो उनमें सबसे पहला आसन, अगर मैं स्टैंडिंग पोस्चर्स की बात करूं तो सबसे पहले ताड़ासन है। ताड़ासन यानी दोनों हाथों के इंटरलॉक करके ऊपर हम खींचते हैं हाथों को और एडी उठा लेते हैं। इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि ये कोई भी योगी क्रियाएं हम करें तो गुरु के सानिध्य में करें, योग विशेषज्ञ के निर्देशानुसार ही करें। मैं सभी वीडियो में अक्सर बताता हूं कि देखा दाखी करे योग, छिज्जे काया बाढ़ रोग। देखा देखी करके कभी भी योग नहीं करना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार योग करना चाहिए। योग एक्सपर्ट से, योग विशेषज्ञ से, योग चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही योगाभ्यास करना चाहिए। तो ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो ये मैं योगासन बता रहा हूं, ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमें कंटेंट ठीक से नहीं मिलता है, ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिलता है योग के ऊपर, खासकर साइंस, और अगर हम योग की बात करें तो अब मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। काफी क्वेरी थी स्टूडेंट्स की कि सर इस पे वीडियो आप जरूर बनाइए। इसी उद्देश्य के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जो खासकर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, अनाटॉमी और योग को साथ पढ़ रहे हैं और उसकी फिजियोलॉजी को साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाचन संस्थान पर योग का क्या प्रभाव है। तो मैं ताड़ासन आपको बता चुका हूं। फिर त्रिएक ताड़ासन भी बहुत ही अच्छा है ना। जो आप संघ प्रक्षालन करते हैं तो त्रिएक ताड़ासन भी करते हैं, तिरछा झुकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी है। और सुबह पानी पीकर भी आप ताड़ासन और त्रिएक ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो उकड़ू बैठकर आप पानी पीते हैं और उस पानी पीने के बाद आप ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो पानी अच्छे से नीचे हाथों में चला जाता है, जल्दी चला जाता है, और उससे आपको एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है हाथों के ऊपर, और उससे आपका पेट अच्छा साफ होता है। इसके बाद ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन के बाद मैं बात करूं कटी चक्रासन। ये भी संघ प्रक्षालन की क्रिया का एक आसन है। इसमें दाएं बाएं शरीर को घुमाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कटी चक्रासन के बाद, ये स्टैंडिंग पोस्चर्स मैंने आपको बताए, जो लगभग 4 आसन मैंने बताए हैं। इसके बाद मैं बात करूं स्टिंग पोस्चर्स की, यानी बैठकर जो आसन किए जाते हैं। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक आसन के बारे में सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमें वज्रासन करना चाहिए। तो वज्रासन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आसन है और रियली मुझसे भोजन का पाचन ठीक ढंग से होता है, क्योंकि जब आप वज्रासन करते हैं तो आपका जो ब्लड नीचे जाता रहता है वो लॉक हो जाता है और वो सारा ब्लड हाथों के आसपास घूमने लग जाता है और उससे फिर
आंतों के पास घूमता है ब्लड तो आंतें सक्रिय हो जाती है, आपकी खासकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सक्रिय हो जाती है और वो अब चूसना शुरू कर देती है ना। आंतों में जब ब्लड बढ़ता है तो वो फिर सक्रिय हो जाती है आंतें, और आंतें उसको रस जो बना है आपका भोजन से उसको चूसना शुरू कर देती है और एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकालती रहती है बड़ी आंत के द्वारा। और बड़ी आंत से वो फिर कहाँ जाता है ना, असेंडिंग ट्रांसवर्स आंत और डिसेंडिंग जो आपके इंटेस्टाइन है फिर वो रेक्टम में ले आता है, मलाशय में वो गंद यानी जो आपका मल है वो आ जाता है। तो वज्रासन अक्सर कहा जाता है कि खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। तो बहुत ही इजी पोस्चर है, कोई भी कभी भी इस आसन में बैठ सकता है, एक पारंपरिक आसन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पश्चिमोत्तानासन, ये भी बहुत ही अच्छा आसन है। आगे झुक के किया जाता है, दोनों पैरों को पकड़ा जाता है। पश्चिमोत्तानासन के बाद अर्धमत्स्यासन, अर्धमत्स्यासन और वक्रासन दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। और इससे आगे अगर मैं बात करूं वक्रासन, ये मैंने बता दिया आपको। जानुशिरासन, जानुशिरासन एक एक पैर पे किया जाता है, ये भी अच्छा आसन है पाचन तंत्र के लिए। और मैं बात करूं उद्राकृष्णासन, जो संघ प्रक्षालन की क्रिया होती है तो उसमें बैठकर जो आसन कराया जाता है उद्राकृष्णासन, ये भी बहुत ही अच्छा आसन है। उत्कटासन, जैसे आप मल त्याग करते समय आप बैठते हैं ना, उकड़ू बैठते हैं, तो उकड़ू बैठना या उत्कटासन की स्थिति में लगभग रहना बहुत ही अच्छा माना गया है पाचन तंत्र के लिए। फिर मैं बात करूं बालासन की, तो बालासन भी बहुत ही अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। जैसे बच्चे सोते हैं ना उल्टे होकर, इस तरह से होता है, पशु विश्राम आसन भी इसे कहते हैं, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार मत्स्यासन, पद्मासन लगा के पीछे आप लेट जाते हैं, है ना, तो इससे आंतों पर प्रभाव पड़ता है, आपकी आंतें सक्रिय होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं योग मुद्रा, यानी पद्मासन लगाकर हाथों को पीछे ऐसे पकड़ लेते हैं और आगे ठोडी को टिका देते हैं या माथे को जमीन पर टिका देते हैं, तो यह आसन भी बहुत ही उपयोगी आसन है, या मुद्रा की श्रेणी में इसे हम रख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं मंडूकासन, देखिए ये भी वज्रासन में बैठ के होता है। आप वज्रासन लगाते समय अंगूठा अंदर रखें और उंगलियों से बाहर बंद करके नाभि के दोनों तरफ लगाते हैं, श्वास छोड़ते हैं और आगे झुक जाते हैं। फिर दूसरी स्थिति ये होती है, 3 बार ऐसे करने के बाद फिर लेफ्ट हैंड लगाते हैं नाभि के पास, फिर राइट हैंड उसके ऊपर होता है, फिर आगे हम झुकते हैं। तो इस तरह से 3-3 बार करना, ये मंडूकासन ज्यादा उपयोगी रहता है। तो ये कुछ मैंने सिटिंग पोस्चर्स बताए जो आपके पाचन तंत्र को इंप्रूव करते हैं, पाचन संबंधित रोग उसमें दूर होते हैं। अगर मैं बात करूं पेट के बल लेटकर, यानी चेस्ट के बल लेटकर या मोधे लेटकर, प्रोन लेइंग पोजीशन, एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो भुजंगासन काफी अच्छा रहता है। भुजंगासन के साथ साथ त्रिएक भुजंगासन, ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धनुरासन, धनुरासन पेट के ऊपर ही किया जाता है क्योंकि पीछे से हम पैर उठा लेते हैं, आगे से हमारी छाती ऊपर आ जाती है, तो पूरा शरीर का जो वजन होता है पेट के ऊपर होता है, तो इससे पाचन संस्थान को बल मिलता है, आपकी जो आंतें हैं उनको बल मिलता है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है कुछ उनको बल मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है धनुरासन। इससे अगर आगे मैं बात करूं शलभासन, ये भी पेट के बल लेटकर होता है, पीछे से एक एक पैर को उठाया जाता है, तो इनसे हमारी आंतों को भी बल मिलता है और जो ब्लड का प्रवाह है जो नीचे की तरफ होता है पैरों की तरफ, वो आंतों की तरफ आना शुरू हो जाता है और इससे टहली हुई जो नाभि होती है वो भी अपने स्थान पर आ जाती है। तो पहले एक एक लेग से कर सकते हैं, फिर दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। तो शलभासन भी आपके पाचन विकारों के लिए अच्छा अभ्यास है। इसके बाद मैं बात करूं मकरासन, मकरासन की तीनों स्थितियां ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा ना कि एक स्थिति ये भी होती है, आप पेट के बल लेटे हुए आगे कोहनी टिकाकर ऐसे हो जाते हैं और पीछे से पैरों का आप चलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके घुटनों के दर्द के लिए भी, आपके पेट के विकारों के लिए भी और आपके कमर दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा है मकरासन। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं नीचे, जिनको ज्यादा कमर में प्रॉब्लम है या कोई और मेजर प्रॉब्लम है, अच्छा अभ्यास होने के बाद थोड़ा सा कोहनी चौड़ी करके ऐसे कर सकते हैं, फिर धीरे 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 कोहनी को मिलाकर भी मकरासन के जो तीनों अभ्यास है उनको आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कमर के बल लेटकर जो अभ्यास किए जाते हैं, यानी सीधा लेटकर, है ना, स्पाइन लेइंग पोजीशन,
यानी रीढ़ की हड्डी के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसमें उत्तान पादासन बहुत ही अच्छा है। सीधे लेटकर एक पैर को उठा सकते हैं, पहले एक पैर से उत्तान पादासन कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 3-3 बार एक एक पैर से करके और फिर दोनों पैरों को उठाकर उत्तान पादासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं अर्ध हलासन, तो जिनको कोई मेजर प्रॉब्लम है, कमर में कोई प्रॉब्लम है या कोई और पेट की प्रॉब्लम है, तो वो अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं, या बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने रोग को ध्यान में रखते हुए ही आसनों का अभ्यास करना चाहिए योग गुरु के सानिध्य में। हलासन का अभ्यास आप कर सकते हैं, पाचन संस्थान के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। बहुत ही पुराना और पारंपरिक पोस्चर है ये, और जिनसे हलासन नहीं होता है वो अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन का अभ्यास भी आपके पाचन संस्थान के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। सेतुबंध आसन, यानी बीच से उठा देते हैं, सेतु जैसा लगता है, उसमें आपके पेट के विकारों के लिए बहुत ही अच्छा है ना। महिलाओं के और पुरुषों के जनन अंगों के लिए भी अच्छा है। पाचन संस्थान के सभी जो विकार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास ये माना गया है। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त का मतलब वायु को रिलीज करना, गैस जो होती है उसको रिलीज कर देता है, और उसका एक एक पैर से करेंगे पहले उसको, फिर बाद में दोनों पैर से करेंगे। इजी पोस्चर है, बहुत ही अच्छा आसन है, और इससे आपकी वायु मुक्त तो होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो दूर होती है। आपके पाचन संबंधी जो ऑर्गन्स है, आपके लीवर के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास ये माना गया है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं पवन मुक्तासन के बाद मरकट आसन, तो मरकट आसन आपके स्पाइनल के तो अच्छा है ही, स्पाइनल के साथ साथ वो आपके पाचन विकारों के लिए भी अच्छा अभ्यास माना गया है। अब अगर मैं बात करूं जो बैलेंसिंग पोस्चर है, यानी संतुलनात्मक जो आसन है, उनकी मैं बात करूं तो उसमें बकासन बहुत ही अच्छा होता है। बुगले की तरह हाथों के ऊपर पूरे शरीर का वजन रोका जाता है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है पाचन संस्थान के लिए। उससे आपकी आंतें सक्रिय होती है, और इसी तरह से पद्मासन भी बहुत ही अच्छा माना गया है पाचन संस्थान के लिए। और पद्मासन के बाद पद्मासन स्टिंग पोस्चर है, हालांकि ये भी अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ पद्म बकासन की, यानी पद्मासन लगा के फिर उसको बकासन में लेके आना, तो ये भी पाचन विकारों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, और आपकी आंतें सक्रिय हो जाती हैं, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ही अच्छा है ना। और मयूरासन, मयूरासन तो बहुत ही उपयोगी आसन है, यानी मयूरासन के बारे में तो कहा जाता है कि 20 सदस्य जो भोजन है उसको भी वो पचा लेता है। अगर गलती से आपने जहर खा लिया तो वो भी पच जाता है। कहते हैं कि मोर की पाचन शक्ति सबसे तीव्र होती है। मोर है कंकर पत्थर और भयंकर से भयंकर जो ना पचने वाली चीजें उनको भी वो पचा लेता है। तो मोर के जैसी अपनी शरीर की आकृति बनाना मयूरासन कहलाता है। दोनों कोहनियों को पेट में लगा के हम करते हैं, और रियली में बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अभ्यास से आपकी पाचन शक्ति बड़ी दुरुस्त हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है। आपकी आंतें सक्रिय हो जाती है, आंतों की तरफ ब्लड का प्रभाव बढ़ जाता है। आपके और भी कई ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके पैनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है, आपके गॉल ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा है, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है मयूरासन। इसी प्रकार शीर्षासन भी बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है पाचन संस्थान के लिए। अगर मैं प्राणायाम की बात करूं, इसके बाद हम प्राणायाम की चर्चा कर लेते हैं आसनों के बाद। देखिए, प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम ऐसे होता है, तो ये प्राणायाम क्यों अच्छा है? क्योंकि कई बार पाचन विकार है वो मन का शांत रहने से भी होते हैं, मानसिक उद्वेग होते हैं उसकी वजह से भी होते हैं, मन का असंतुलन होने की वजह से होते हैं। तो जैसे आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके जो सेरिब्रम है, जो ब्रेन का आगे का जो पार्ट है, उसमें एक आपका डाइजेस्टिव जो पॉइंट है वो भी सक्रिय होता है, और आपकी जो मैंने बताई थी कि 12 जोड़ी जो क्रेनिकल नर्व्स होती हैं उसके अंदर एक वेगस नर्व होती है, तो वेगस नर्व्स है वो ठीक से कार्य अपना शुरू कर देती है। उस वजह से भ्रामरी आसन बहुत ही उपयोगी आसन माना गया है। प्लावनी, यानी पेट में हवा भर के पेट को फुलाया जाता है और फिर इसको नीचे से निकाल दिया जाता है। तो ये मतलब आप प्रारंभ में करना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन अनुभवी जो अभ्यासी वो कर सकते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी अनुभवी योग गुरु के सानिध्य में इनका अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन
प्राणायाम आप करते हैं तो ये भी अच्छा है, क्योंकि इससे मन शांत होता है, संतुलित होता है, आपका सेरिब्रम ठीक होता है ना, आपका मेडुला ऑब्लांगटा ठीक होता है, आपका सेरिब्लूम ठीक होता है ना। तो इससे शरीर में संतुलन बना रहता है, शरीर में बैलेंस बना रहता है। इसके बाद मैं बात करूं शीतकारी शीतली प्राणायाम। आपने पुस्तकों में पढ़ा है, हठ प्रदीपिका में, घेरण संहिता में पढ़ा है कि शीतली शीतकारी जो प्राणायाम है उनसे आपके जो दंत विकार है वो भी ठीक होते हैं, आपके मुख में कोई और विकार है तो वो भी ठीक होते हैं, तभी तो आप भोजन ग्रहण पर कर पाएंगे। आपका मुख ठीक है, दांत ठीक है, तो और आपका मन संतुलित है, यानी आपका मन शांत है। तो शीतली शीतकारी क्या करते हैं? आपके मन को शांत करते हैं, आपके मन को एकाग्र करते हैं, आपके मन मस्तिष्क को ठंडा करते हैं, तो इसलिए ये उपयोगी है। वहीं मैं बात करूं सूर्य भेदी की, तो सूर्य भेदी भी बहुत उपयोगी। क्यों? क्योंकि आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है कि सूर्य भेदी है आपके शरीर के कीड़े मारता है, आपके वात रोगों का शमन करता है और आपके शरीर में हीट बढ़ाता है ना। तो नेचुरल है कि ये प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है आपके पाचन संस्थान के लिए। इसी प्रकार चंद्रभेदी जो प्राणायाम है वो भी महत्वपूर्ण है। चंद्रभेदी प्राणायाम से शीतलता आती है और चंद्रभेदी प्राणायाम से करने से आपके कुछ मुख के जो विकार है वो भी दूर होते हैं। अब प्राणायाम के बाद अगर मैं बात करूं बंद की, तो देखिए मूल बंद जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। मूल बंद होता है ना, गुदा द्वार को हम खींचते हैं तो उससे हमारे रेक्टम, अनस, एनाल कैनाल इससे रिलेटेड और इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है और वो इससे सक्रिय होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो मलाशय की गड़बड़ी से भी हो जाता है कई बार, है ना। वहाँ रूखा सूखा भोजन आप ज़्यादा खाते हैं, खुश्की बनी रहती है, तो इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो मूलबंद है वो थोड़ा एक्टिव करता है आपके जो ये रेक्टम है या आपका जो अनस है उस पार्ट को। मूलबंद के बाद उड़ियान बंद, है ना, श्वास को बाहर निकाल के पेट को हम अंदर खींचते हैं ना, तो उड़ियान बंद होता है। तो उड़ियान बंद नेचुरल है कि आपकी आंतों को सक्रिय करता है। अब इसके बाद मैं बात करूं मुद्राओं की, तो अपान मुद्रा होती है, ये हस्त मुद्रा है, यानी आपकी मध्यमा और अनामिका अंगूठे से स्पर्श करते हैं ऐसे, आप देख पा रहे हैं, और दो उंगलियों को सीधा रखते हैं, है ना, ऐसे। तो आप 5 मिनट कोई प्राणायाम करते हैं या कोई ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी पाचन शक्ति ठीक रहती है, दुरुस्त रहती है। अपान मुद्रा के बाद अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा, जैसे अश्व का मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा अपने गुदा को ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो गुदा द्वार को छोड़ना, ढीला छोड़ना, टाइट करना, ढीला छोड़ना, टाइट करना, इससे हमारे पाचन संबंधी विकार मिटते हैं और गुदा द्वार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है और ये मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार मांडू की मुद्रा होती है, जैसे मेंढक फुदफुदाता है ना, ऐसे जीभ को मुंह के अंदर घुमाया जाता है तो उससे रस ठीक से बनने शुरू हो जाते हैं, और जब रस भोजन में मिलते हैं तो नेचुरल है कि भोजन का पाचन ठीक ढंग से होगा। जब आप मुंह में भोजन करते हैं, ड्राइनेस मुख में होती है, कोई रूखा सूखा भोजन होता है तो वो अंदर जाता ही नहीं है, निगला ही नहीं जाता है। तो निगलने योग्य बनाने के लिए ग्रंथियों का होना बहुत जरूरी है, आपके मुंह में लार का बनना बहुत जरूरी है। तो जो हमारी मांडू की मुद्रा है ये बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार हमारी नभो मुद्रा है, जीभ को मोड़कर तालुओं में लगाते हैं तो नभो मुद्रा होती है, उससे भी रस टपकने लगता है ना। हमारी घेरण संहिता में इन दोनों मुद्राओं के बारे में बहुत उपयोगी बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया इन्हें, और ये पाचन में बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि मैंने बताया ना पहला पाचन हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी आपने देखा हो ना, कुछ लोग ये गुटखा खाते हैं, है ना, तो गुटखा यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो देखा होगा उसके बाद भी कईयों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि लार ग्रंथियां जो है उनके द्वारा सीधा ब्रेन तक वो भोजन पहुंच रहा है आपका, ठीक है। हालांकि भोजन आप आंखों से भी ग्रहण करते हैं, कानों से भी ग्रहण करते हैं, आपकी इंद्रियों से भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन आपके मुख में अगर कोई चीज रखी जाती है तो उसका रस सीधा यहाँ से भी पहुंचता है, तो यहाँ से भी कई बार एनर्जी मिलती है। तो इसलिए गुटखा, पान और ऐसी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। हमें कोई ऐसी चीज मुख में रखनी चाहिए जैसे दालचीनी है, लौंग है ना, इलायची है। भोजन के बाद देखा होगा ना, मुख में कुछ चीजें हम रखते हैं, मीठा खाते हैं, तो इसलिए खाते हैं कि लार अच्छे से निकलना शुरू हो जाए और वो लार भोजन में मिले, और भोजन में लार जितनी ज्यादा मिलेगी उतना अच्छे से पाचन होगा, उतना ठीक ढंग से पाचन होगा। इसलिए मीठे का प्रावधान बताया है ना, ठीक है। कहते हैं कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे पहले मीठा खाना चाहिए ना, मीठे से क्या होगा, लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी, इसलिए कहते हैं।
और भोजन जब खत्म होगा तो गुड़ खाना चाहिए, तो गुड़ से भी लार ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, है ना। सौंफ खाते हैं तो उससे भी पाचन ठीक होता है ना। मिश्री खाते हैं उससे भी पाचन ठीक होता है। तो इसका रीजन ये है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, ताड़ागी मुद्रा होती है, घेरण संहिता में बताई गई, पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और वरुण मुद्रा होती है, जिसे जल मुद्रा भी कहते हैं, ये लास्ट की अंगुली से अंगूठा टच किया जाता है। ये भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें जल तत्वों की कमी जिनमें होती है, जिनमें देखा होगा आपने कि आंतों में कई बार खुश्की आ जाती है ना, तो उस खुश्की को दूर करने के लिए ये जल मुद्रा या वरुण मुद्रा महत्वपूर्ण है। तो इससे फिर क्या होगा कि आपका मल है वो आराम से निष्कासित हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं विपरीत करनी मुद्रा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है और इसका वर्णन भी हमारे योग ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। महाभेद, है ना, श्वास भर के आप हिप्स को पटकते हैं बार बार, तो उससे क्या होता है, हमारी आंतों के लिए, हमारे गुदाद्वार के लिए, हमारे रेक्टम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। इसके बाद मैं बात करूं षटकर्म की, तो देखिए दोस्तों, जो षटकर्म होते हैं यानी शोधन की जो 6 क्रियाएं होती हैं, उनमें से कुछ क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। षटकर्म का वर्णन घेरण संहिता में बहुत अच्छे से मिलता है। तो षटकर्म में मैं बात करूं धोती की, तो धोती का मतलब धोना होता है। तो पाचन तंत्र में अंतर धोती बड़ी उपयोगी होती है। अंतर धोती में वारिशारी होती है, जिसे संघ प्रक्षालन भी कहते हैं, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को संघ प्रक्षालन क्रिया करके धो दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है। A to Z, है ना, कहते हैं ना A to Z, एडी से लेकर चोटी तक, यानी पूरे मुख से लेकर नीचे गुदाद्वार तक का पूरा शोधन हो जाता है वारिशार से, यानी जल पीकर गुदाद्वार से निकाल दिया जाता है। तो संघ प्रक्षालन की क्रिया की तरह से ही ये होता है। तो संघ प्रक्षालन में जो 5 आसन कराए जाते हैं वो पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होते हैं, जिनका वर्णन मैं कर चुका हूं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं। ताड़ासन है, त्रिएक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, त्रिएक भुजंगासन है और उद्रा कृष्णासन है। ये 5 आसन है जो संघ प्रक्षालन में है और पाचन विकारों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अग्निसार क्रिया होती है, जैसे श्वास बाहर निकाल के पेट को आगे पीछे खींचा जाता है, बार बार हिलाया जाता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारी इंटेस्टाइन के लिए, हमारे गॉल ब्लैडर के लिए, है ना, हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अग्निसार यानी पेट में जो अग्नि है उसको तीव्र किया जाता है, और जब अग्नि तीव्र हो जाती है तो भूख अच्छी लगती है और जो वेस्टेज है वो आराम से आगे चला जाता है। इसके बाद बहिष्कृत धोती होती है। इसमें मतलब काफी कठिन प्रक्रिया है ये। इसमें वायु का पान करके गुदाद्वार से निकाला जाता है और हठ प्रतिविका में इसका घेरण संहिता में इसका अच्छे से वर्णन मिलता है। अगर मैं बात करूं दंत धोती की, तो दंत धोती में दंत मूल यानी दांतों की शुद्धि की भी बात की गई है, क्योंकि दांत शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अन्यथा तो आप जो भोजन ग्रहण करते हैं और दांतों के साथ अगर कुछ मल लगा हुआ है तो भोजन के साथ जाएगा, उससे विकार पैदा हो जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे। इसलिए दंत शोधन की विधि भी बताई गई है ना, उंगली से दांत साफ करने चाहिए, या नीम या कीकर या बबूल, है ना, या ओला काटा होता है उससे हमें दातुन करनी चाहिए। इससे रस भी ठीक बनते हैं मुख में और दांत भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। इसके बाद जिह्वा शोधन की बात की गई है ना, आपने देखा होगा ना, दातुन करने के बाद आप ऐसे ऐसे करके साफ करते हैं ना, उंगली से भी साफ कर सकते हैं। आजकल तो लोहे की उससे साफ करते हैं, गलत है। किसी पेड़ की टहनी से ही हमें उसको जीवा को साफ करना चाहिए। इससे जीवा में जो ऊपर जो मल जम जाता है, ऊपर जो गंदगी जम जाती है, वो साफ या शुद्ध हो जाती है, ताकि टेस्ट जो बर्ड्स हैं वो ठीक से अपना कार्य कर सकें। तो हमारे देखो योग ग्रंथों में दांतों की शुद्धि की भी बात की गई है और जीवा शोधन की भी बात की गई है। अब मैं हृदय धोती की बात करूं तो उसमें दंड धोती आती है। एक दंड होती है, एक नली होती है, उसको पानी पिया जाता है पहले, फिर उस नली को ऐसे खाया जाता है तो स्टोमक में टिक जाती है, फिर साइफन बन जाता है, पानी अपने आप आने लग जाता है ना। तो ये क्रियाएं आपको खुद नहीं करनी है, किसी के सानिध्य में करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये सामान्य क्रियाएं नहीं, काफी कठिन क्रियाएं हैं और कोई नुकसान हो सकता है अगर आप सीधा करेंगे तो। फिर वमन क्रिया होती है, पानी पीकर हम उल्टा निकाल देते हैं, कुंजल क्रिया होती है या वमन क्रिया बोले उसको।
वस्त्र धोती है, एक 4 उंगल चौड़ी धोती होती है, वस्त्र होता है कॉटन का, उसको खाया जाता है और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। लगभग 22 फीट वो लंबा होता है। तो ये भी पूरी प्रक्रिया, इसका अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। लगभग हमने कुंजल क्रिया के है ना, इन सब जो शोधन क्रिया इनके वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। मूल शोधन होता है, यानी आपका जो गुदा द्वार है उसका शोधन किया जाता है ना, अपनी उंगली पे तेल लगा के उसको साफ किया जाता है या पानी में डुबो के साफ, अलग अलग विधियां बताइए ना। मतलब गुदा द्वार को हमें साफ करना है। फ्रेश होने के बाद जैसे हम हाथ धोते हैं, यानी आप अपने गुदा द्वार को साफ करते हैं, अपने मूत्रेंद्रिय भाग को साफ करते हैं, ऐसे ही हल्की सी उंगली डाल के उस पर तेल लगा के नाखून कटा होना चाहिए, तो वो मूल शोधन होता है। ठीक है। इसमें हठ रत्नावली में अगर मैं बात करूं तो उसे चक्री शोधन का है ना। बस्ती, तो बस्ती में आप सतल बस्ती और जल बस्ती दोनों कर सकते हैं, क्योंकि बस्ती क्रिया है वो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश करती है। और बस्ती क्रिया से आंतों में जो खुश्की होती है ना, खुश्क हो जाती है आंतें, शुष्क हो जाती हैं, उसको दूर करती है। और आपकी पाचन क्रिया बड़ी दुरुस्त हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। आंतों की जो गर्मी है उसको भी निकल जाती है। और दोनों ही बस्ती अच्छी है, स्थल बस्ती और जल बस्ती, जिनका वर्णन आपको घेरण संहिता में पढ़ने को मिलेगा। अब मैं बात करूं नौली क्रिया की, तो नौली क्रिया भी बहुत उपयोगी है। नौली क्रिया, वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्यम नौली, भ्रमर नौली, तो ये नौली क्रिया बहुत ही अच्छी। पेट को एक बार दाएं बाएं या गोल गोल घुमाना बहुत ही अच्छी है, पाचन विकारों के लिए बहुत अच्छी। जिसकी नौली क्रिया ठीक से हो जाती है, जिसका पेट थोड़ा बहुत निकला हुआ उससे नहीं होगी, जिसका पेट ठीक ठाक है और जिसका पेट लचीला है उसी से क्रिया हो पाती है। कहा भी जाता है ना, पिंडली टाइट, पेट नरम, माथा ठंडा और रोग हराए तो मारो डंडा। तो पेट नरम होना चाहिए, तो इस क्रिया से पेट नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, आंतें मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है। अन्यथा आपका मल फंस फंस के वहां टाइट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कपालभाति की, तो कपालभाति में आप व्युत्क्रम और शीतक्रम कर सकते हैं, है ना। इससे आपके ब्रेन ठीक रहता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। और आजकल जो कपालभाति करवाया जाता है, स्वामी रामदेव जी कपालभाति और अनुलोम विलोम को मतलब ब्रह्मास्त्र कहते हैं। श्वास को स्पीडली बाहर फेंकते हैं तो पेट ऐसे थक थक थक, ढोलक जैसे होता है ना, थक 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 ढक ढक ऐसे ऐसे करता है। तो ये जो आजकल कपालभाति करवाया जा रहा है, जो षटकर्म की क्रिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। वातकर्म का ही एक प्रकार है कपालभाति, तो वातकर्म का जो प्रकार है कपालभाति का, ये बहुत ही अच्छा है। इससे मोटापा भी दूर होता है और आंतें सक्रिय होती है, पाचन विकार मिट जाते हैं। बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है ये, या षटकर्म की क्रिया बोले इसे हम। अब इसमें अन्य जो क्रियाएं हैं, यानी आप शंख प्रक्षालन मैंने बता दिया आपको, उसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर मैं प्राकृतिक उपचार की अगर बात बताऊं आपको, तो कटी स्नान आप ले सकते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मिट्टी पट्टी आपके लिए बहुत अच्छी मानी गई है ना। ठंडा गर्म जो सेक होता है वो पेट के विकारों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है ना। पानी पी के निकालना बहुत अच्छा माना गया है। तो ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ उपचार ऐसे हैं जो आपकी पाचन शक्ति को दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं और संतुलित करते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक उपचार भी हैं, इसमें सनयन है, स्वेदन है, ये क्रियाएं जो होती है ना, बस्ती होती है उसमें, तो कुछ आयुर्वेदिक उपचार है जो बहुत ही उपयोगी है इसमें। और साथ में कुछ आहार भी होता है जो प्रकृति के अनुसार होता है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि खाना खाने के बाद हम कुछ मीठा भी खाते हैं, या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम घर में पिसी हुई मेथी भी लेते हैं नमक डाल के, है ना। तो आयुर्वेदिक जो आहार का भी हमें अपनी प्रकृति के अनुसार भी ध्यान रखना चाहिए ना। आपकी प्रकृति कैसी, वात पित्त कफ, है ना, दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रिचर्या के अकॉर्डिंग हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। और कुछ पॉइंट भी होते हैं खाना खाने के बाद, मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से ऐसे, है ना। ये आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। ऐसे पिंडलियों का दबाना क्यों उपयोगी है, ये पॉइंट कैसे महत्वपूर्ण है ना। कुछ किडनी के हैं, कुछ लीवर के हैं, है ना, कुछ स्टमक के पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, कैसे महत्वपूर्ण है, वो सब हम चर्चा एक वीडियो में कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने चर्चा की पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव, पाचन तंत्र पर योग की क्रियाओं का प्रभाव, कि कैसे योग की क्रियाएं पाचन तंत्र को दुरुस्त कर सकती हैं, पाचन तंत्र को सक्रिय कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।